नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हम 3-4 विषयों पर जो बात करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया है, उस पर बातचीत करेंगे विस्तार से हम आज। और इसके अलावा निठारी मामला एक समय बहुत सुर्खियों में था, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। किस तरह से ये मामला 15-16 सालों में वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर फ़िलहाल हमारे पास इस मामले में कोई आरोपी अपराधी नहीं है। और साथ में एक तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उनको लेकर एक बहुत गंभीर आरोप इस समय लग रहे हैं कि उन्होंने उपहार लेकर संसद में सवाल पूछे हैं। ये 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले 1-2 जानकारियाँ। आप लोगों को पता है कि न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है नया वाला, वो इस समय चल रहा है और बहुत सीमित समय के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो उसको आप सब्सक्राइब करें, उसमें बहुत सारी छूट इस समय चल रही है, उसका फ़ायदा उठावें। और जल्दी जल्दी मैं जो विषय हैं, जो सुर्खियां पिछले हफ्ते बड़ी ख़बरें बनी, उनके बारे में बताऊं, उससे पहले जो हमारे साथ आज मेहमान हैं उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ बम्बई से जुड़ी हैं संध्या होनावर, लैंगिक मामलों की जेंडर इश्यूज़ की एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एक्सपर्ट रही हैं, लंबा अनुभव रहा है कामकाज का। बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए संध्या जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में आज 3 और साथी, सबको आपने लगातार पढ़ा सुना देखा है। मेरे बगल में हृदय जोशी हैं। हृदय का इन्वायरमेंट पर्यावरण मामलों पर लगातार लेख और वो पढ़ते रहे आप। और स्वागत है हृदय आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया रंबल में तो हूँ ही, लेकिन आपके यहाँ बार बार आने के बावजूद भी मैं सब्सक्राइबर भी हूँ, तो जब मैं पैसा दे के पढ़ सकता हूँ वेबसाइट, तो और लोग भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। यानी मैं और ये तो बहुत ज़रूरी, वो जो उत्साहित कर बात रहा है, हूँ लोगों को हाँ, कि कि वो ज़रूरी है जो फ्री क्योंकि लंच ऑर्डर करने के बजाय सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो है वही मीडिया को आगे भविष्य है उसका, ये हमारा मानना है। और आप लोगों को भी इस चीज़ में भरोसा दिलाना हमारा काम है। साथ में हमारे आनंद वर्धन बहुत दिनों बाद चर्चा में जुड़े हैं। आनंद, बहुत बहुत स्वागत है। इतने दिन कहाँ थे आप? एक तो आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी दिल्ली में, कुछ चीज़ें साइकिल में चलती रहती हैं। 3 महीने के लिए डेंगू आता है, फिर 3 महीने के लिए हवा ख़राब हो जाती है शहर की, उसके पहले थोड़ा सा बीच में पेंडेमिक जैसी स्थिति भी है, कुछ ना कुछ लगा रहता है भी। तो इस बार डेंगू की चपेट में थे आप। फिर मेरी परीक्षा भी थी। अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत तो वापसी। और साथ में डेंगू से निकलना तो वैसी परीक्षा है, लेकिन आपने कहा कई चीज़ें साइकिल में चलती रहती हैं। दिल्ली में तो आपने इन्वायरमेंट कहा ना, मैं कवर करता हूँ। खुद साइकिल पे चलना बहुत खतरनाक है, जबकि यहाँ के लिए साइकिल बहुत ज़रूरी है। और साइकिल में कई चीज़ें भली चलें, इसके पर अलावा मेरे साथ हमारी साथी मनीषा पांडे हैं। मनीषा, हेलो। बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। थैंक यू। तो जल्दी से मैं जो हेडलाइंस हैं, सुर्खियां हैं, उनको पढ़ देता हूं और उसके बाद फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक तो सबसे पहला मसला जिस पर जो हमारी आज बातचीत का मुख्य विषय है, वो है सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है, जो कि 5 सदस्यों की संविधान पीठ बैठी थी इस पर बातचीत करने के लिए। उसने कहा है कि इस पर सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए, संसद इस पर फैसला ले। तो विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा है। इसके अलावा संसद की जो आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी है, उसने महुआ मोइत्रा को, जो कि टीएमसी की सांसद हैं, उनको कैश फॉर क्वेरी मामले में एक शिकायत आई थी जो कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने दी थी। उनको और निशिकांत दुबे को और अनंत देहाद्री जो कि इस मामले में शिकायतकर्ता हैं, इन लोगों को संसद की एथिक्स कमेटी ने बातचीत के लिए बुलाया है। जानकारी इस मामले में और आती जाएगी तो हम आपसे साझा करेंगे। निठारी हत्याकांड जो दिल्ली से सटा नोएडा शहर है, वहाँ पर एक मोहल्ला है निठारी, और 2006 में यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चों के गायब होने की घटना सामने आई थी। लड़कियाँ बड़ी संख्या में वहाँ गायब हुई थी और बाद में उनके डेड बॉडीज़ के उनके अवशेष मिले थे, और जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंधेर। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है, करीब 2006 और 2016, करीब 17 साल बाद कोर्ट का कहना है कि इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए सारे मामले से पंधेर को सारे मामलों से बरी कर दिया गया है, तो वो फिलहाल रिहा हो जाएंगे। सुरेंद्र कोहली के खिलाफ 2 मामले अभी और चल रहे हैं, 12 मामलों में उन्हें रिहा कर दिया गया है, तो अभी वो जेल में रहेंगे।
लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण जो बात वो है कि वो जो 12-13 लोगों की मौतें हुई, जिनमें ज़्यादातर नाबालिग लोग थे, उनकी मौतों का असली मुलजिम कौन है, अब एक बार फिर से इस पर संदेह बना रहेगा। और ये एक ऐसा केस था जिसमें बहुत मीडिया रिपोर्टिंग हमने देखी थी, हाँ। सेंसेशनल, वो बिल्कुल। घर के बारे में और घर के अंदर क्या क्या चल रहा था, हम्म, तांत्रिक काला जादू से लेके सेक्स वर्कर्स, नए नए एंगल्स हम सुनते थे। और एक ये उस वक्त हुआ था, हम इसे कवर करते थे, ये उस वक्त हुआ था दिसंबर दिसंबर 2006 में, हाँ। और 2007 में विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाला था। तो खुद सोनिया गांधी वहाँ गई थी, और ये बड़ा, क्योंकि उसमें कांग्रेस सेंटर में पावर में आई थी और उनको विश्वास लग रहा था कि हो सकता है यूपी में भी वो करें, और ये बात अलग है कि मायावती चुनाव जीती थी, तो इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी एज बहुत शार्प था उस समय कि हाँ, लॉ वो एंड नोएडा जिंक्स का भी था कि अंधविश्वास के कारण मुलायम सिंह नहीं आए थे, क्योंकि हाँ। नोएडा आने वाले लोग मुख्यमंत्री पद खो हार देते हैं। देते हैं। ठीक बात। तो एक अंधविश्वास का भी हाँ। इसमें कौन था उस समय, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आए थे, ऐसा मतलब हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल ये सही। बहुत समय तक रहा। मनीषा जी सेंसेशनलिज्म की बात करें, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू आया था कैनिबलिज्म का, कि उसमें जो लोग, दोनों लोग जो आरोपी थे, उनके ऊपर ये आरोप था कि वो उन्होंने उन ह्यूमन जिनकी मौतें हुई उनकी बॉडी को खाया, किसी तरह से क्या था, इस तरह की भी जानकारी, और पुलिस की लीक्स में बहुत सारी चीज़ें आई थी, सीबीआई की जांच थी। थोड़ा सा इस पर मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारी बातचीत का मेन मुद्दा तो है वो जो सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा है, लेकिन मैं इस पर एक एक कमेंट और चाह रहा था आप लोगों से, कि आमतौर पर इस मामले में जैसे हुआ कि कोर्ट का जो मेन जो ऑब्जर्वेशन है कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन ख़राब थी, इसलिए किसी को दिक्कत यह है कि अकाउंटेबिलिटी उसके बाद की फिक्स नहीं हो पाती हमारे यहाँ, कि अगर इन्वेस्टिगेशन ख़राब थी, गड़बड़ थी, तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे, क्या उन लोगों के ऊपर कोई ऐसी जवाबदेही तय की जा सकती है जिससे कि आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं घूम फिर कर, जहां पर कि हमारे बीच में ही कोई एक आदमी ऐसा है जिसने 10-12 लोगों का कत्ल किया है, लेकिन उस तक हमारी पहुंच नहीं है, या कानून तक उसकी पहुंच नहीं है, कानून की उसकी उस तक पहुंच नहीं है। ये अपने आप में बड़ा सवाल हमेशा बनकर खड़ा हो जाता है कि हमेशा हमारी जो एजेंसीज होती हैं जिनके ऊपर ये तय करने की जिम्मेदारी होती है, वो फेल हो जाती हैं, और फिर हम बहुत सारे लोगों को, आप देखिए कि एक बहुत बड़े लेवल का अगर एक्टिविज्म जेसिका लाल के मामले में नहीं हुआ होता तो सारे आरोपी एक टाइम पे बरी हो चुके थे। तो ये जो समस्या है, इसमें एक तरह की इंस्टीट्यूशनल फेलियर जैसी स्थिति हमारे सामने आती है कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब हमारे पास तो कोई ये दोनों के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है। हृदेश, आपका पहला कमेंट, आनंद और मनीषा। नहीं, मैं इसमें आपकी इस बात से ही सहमत हूँ, जैसा कि अभी हम सब ने कहा कि सब ने देखा था कितने बड़े स्केल पे इसकी रिपोर्टिंग हुई थी, कितने बड़े लेवल का ये मामला था, और पूरा शॉक वेव जो थी पूरे देश में थी। लेकिन उसमें ये सवाल निकलता है कि जब जांच इस तरह की होती है कि किसी को दोषी नहीं पाया जाता, तो कोई तो था, जो वहाँ पर इतने सारे एविडेंस मौजूद हैं, या जो भी हम सब ने देखा, तो कोई तो था, तो वो कहाँ था। और दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं थे तो क्या ये भी स्पष्ट नहीं है ना कि वो दोषी नहीं है। और ऐसे में उन लोगों की जिनकी जांच की जिम्मेदारी है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करें या इसको बड़े स्तर पर देखें, तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि जब निर्दोष लोग कई साल जेल में रहते हैं अथॉरिटीज़ की वजह से, सुनवाई ही शुरू नहीं होती, कई बार वो लगता है कि डेलिबरेट है। तो उस मामले में अभी भी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें उसको दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसे केस हैं कि 10-10 साल लोग रह के जेल में आए और वो निर्दोष साबित हुए। यहाँ तो ग्रे एरिया है, वहाँ निर्दोष साबित हुए। तो उसमें कोई जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की भी। ठीक बात। हालांकि उनको प्रोटेक्शन मिला है और सही प्रोटेक्शन मिला है जो जांच के लोग जो हैं उनको, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं, लेकिन ये कम से कम पता होना चाहिए, या कम से कम उन्हें होना चाहिए कि आप कुछ तो सामने लाएंगे। हाँ मनीषा। नहीं, आई थिंक आरुषि केस में भी यही हुआ था, आरुषि के मामले में कि पता ही नहीं चला, और उसमें बहुत सारे लैप्सेस थे इन्वेस्टिगेशन सीन में, क्राइम सीन में। और इस केस में पुलिस का स्पेशली रोल, मुझे याद है उस टाइम रिपोर्टिंग के वक्त पहले ही एट द वेरी बिगनिंग कंप्लेंट लेवल पे भी लोगों ने दर्शाया था कि कितना निग्लिजेंट रहा है। हाँ। क्योंकि एक ही एरिया से बहुत बच्चे मिसिंग हो रहे थे, 2-2 साल की, लेकिन कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही थी। माँ बाप को वापस भेजा जा रहा था कि कहीं चलो भाग गया होगा तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें नहीं पता कहाँ है। तो एक एरिया में अगर इतने मिसिंग बच्चे हो रहे हैं, किसी का एंटीना ऊपर नहीं हुआ कि यहाँ कुछ चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा तब दर्शाया गया था मीडिया में। और सेकेंडली यही है कि आप एविडेंस कलेक्शन, क्योंकि लीक्स तो होते रहते हैं, और हमने जैसे आपने कहा क्या क्या चीज़ें सुनी कि बच्चों का कुछ तांत्रिक हो रहा था और कैनिबलिज्म का आरोप था, फिर जो घर के ओनर थे उन पे किसी सेक्स वर्कर का मर्डर का आरोप था।
तो कितना सारी चीज़ें बोली थी, तो उन लीक्स का क्या हुआ? और अगर ये वाकई निर्दोष हैं तो कितना आपने असैसिनेशन करा है, कैरेक्टर असैसिनेशन 2 लोगों का, और अगर निर्दोष नहीं है तो आप एविडेंस ही नहीं कलेक्ट कर पाए, ध्यान आपका इसी पे था कि क्या क्या लीक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आई थिंक एविडेंस कलेक्शन, फोरेंसिक्स तो बहुत इसमें क्वेश्चनेबल है, और वो हर बहुत सारे क्राइम केसेस में होता रहता है, बार बार हम सुनते हैं। मैं इसका थोड़ा सा कानूनी पक्ष बता रहा हूँ कि क्योंकि ये बहुत इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मशीनरी, पुलिस मशीनरी जो है, पुलिस बड़ी मशीनरी है, कई चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन जो है, जो अनुसंधान है, उस पर भी कई तरह की बातें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लचर है। कई बार बहुत कई केसेस में, अब आज ही एक केस आया है वो सौम्या विश्वनाथन का, जर्नलिस्ट, और उसमें ऐसा ये एक मिक्स्ड बैग है। हालांकि कई चीज़ों में आलोचना का पात्र सही है, कई में नहीं, तो वो एक अलग है, वो एक अलग विषय हम लोग कभी बात कर सकते हैं। लेकिन कानून, ये जो हाई कोर्ट ने अभी कहा है, ये अपने सीआरपीसी में 482 सेक्शन में जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर कोई में फेयर ट्रायल नहीं हुआ है तो उस पर वो फिर से जो है लोअर कोर्ट को रिवाइज कर सकती है उसके चीज़ों को, तो 482 के तहत किया है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मुख्य हैं कि 2 चीज़ों को हाई कोर्ट ने 2 चीज़ों को इंगित किया है। पहली चीज़ है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, खासकर एविडेंस कलेक्शन। दूसरी बात है कि एविडेंस कलेक्शन भी नहीं, एविडेंस की गुणवत्ता, जो कॉन्फेशन है, कॉन्फेशन स्टेटमेंट जो है, अगर आप एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो सेक्शन 24 से 34 तक खासकर, तो और 24 खासकर कि कॉन्फेशन कैसे लिया गया, और जो सीआरपीसी में 154, 156 वगैरह, ये सब में कैसे कॉन्फेशन को मजिस्ट्रेट ने भी, जो एक तो कॉन्फेशन लेना ही उस तरह से गलत है वो, और ऊपर से मजिस्ट्रेट ने अपने पावर्स का यूज़ नहीं करके उसको रिवाइज़ नहीं करवाया, उसको रिव्यू नहीं करवाया ये कॉन्फेशन को 156 का। तो ये सब मूलभूत गलतियां शुरू से ही हैं, क्योंकि सुरेंद्र कोहली के जो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पर ये सारा केस खड़ा हुआ है कि ये हुआ वो हुआ। और जब आप इस तरह का एविडेंस लेते हैं कॉन्फेशन में, तो 2-3 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण कि आपका कॉन्फेशन जो है वो सिर्फ यही प्रूव करना चाहिए कि ये गिल्टी है, उसमें कोई ऐसा स्कोप नहीं होना चाहिए दूसरे हाइपोथेसिस का कि इसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, मतलब ये इनडायरेक्ट एविडेंस से हुआ है, डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, तो इनडायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक तरह का इनडायरेक्ट एविडेंस है। तो इसमें उस बात की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए कि कोई दूसरा भी इसमें जो है गुनाहगार हो सकता है, जो इसमें नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। और भी कई चीज़ें हैं। तो इस तरह एक मैं जो श्रोता हैं उनके साथ एक रोचक प्रसंग से इसको ख़त्म करना चाहूँगा। सर जेम्स स्टीफन, जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को ड्राफ्ट किया है, वो 1835 के आसपास जज थे भारत में। तो एक नासिक के आसपास एक केस हुआ था जिसमें पुलिस ने एक गलत गवाही ली थी एक आदमी से, बहुत फोर्स करके उसकी भतीजी की लाश मिली थी एक कुएं से। अच्छा। तो जेम्स स्टीफन ने जो पूछा कोर्ट में कि इस तरह की जो फॉल्स एविडेंस का कारण क्या है, तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बोला कि मे बी लेजीनेस, समझे ना, कि आलस, इनकॉम्पिटेंस। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑर्गन ट्रेड को छिपाने की कोशिश की, लेकिन इतनी एक है कि आलस, इनकॉम्पिटेंस, इतनी सारी केसेस से, और हो सके जो मीडिया ग्लेयर के अंदर ये हो रहा हो, वो कई बार सकारात्मक काम उसका होता है कि केसेस अच्छे से इन्वेस्टिगेट हों, लेकिन कई बार ये भी होता है कि उसके कारण क्विक रिजल्ट्स देने का, और मसालेदार रिजल्ट्स देने का, तो ये भी एक है। ठीक बात। चलिए जल्दी मैं बाकी हेडलाइंस पढ़ देता हूँ।
गाज़ा में जो इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहा है वहाँ पर उसमें एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है और एक हॉस्पिटल में ब्लास्ट हुआ जिसमें 500 के आसपास फ़लस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इसके बाद इज़राइल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, हालांकि ये अभी तय नहीं, इज़राइल ने इनकार किया है कि उसने ये अटैक किया है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले में मारे गए लोगों से अपनी संवेदना जताई है। बाकी भी दुनिया के तमाम नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल केंद्रों का उद्घाटन करने वाले हैं और उन्होंने एक बयान में कहा है कि ये जो ग्रामीण कौशल विकास केंद्र हैं इन्हें महाराष्ट्र के 34 जिलों में स्थापित किया जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता हैं और सांसद हैं, उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी के ऊपर अपने हमले और तेज़ कर दिए हैं। आपको मालूम है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके मद्देनज़र काफ़ी राजनीतिक खींचतान मची हुई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने गौतम अडानी को एक तरह से ब्लैंक चेक पकड़ा दिया है और उनकी वो रक्षा भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के जो ये आरोप है उसकी रोशनी वो थी फाइनेंशियल टाइम्स में जो नए खबरें आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये हमला किया है। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में एक बार जो फ्रिक्शन है और सीटों के बंटवारे को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं वो अभी तक हल नहीं हो पाई हैं और लगातार टेंशन बना हुआ है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी खबरें उसमें से आ रही हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर एक फ्रिक्शन, एक टकराव सामने आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और कमलनाथ ने भी बयान दिया कि जो इंडिया अलायंस है वो, कमलनाथ का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर है, इसलिए हम मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के अलायंस के बारे में नहीं सोच सकते। तो आज की ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश में 13 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है एक दूसरे के खिलाफ। तो ये एक स्थिति है। इसके अलावा न्यूज़ क्लिक का जो मामला है, न्यूज़ क्लिक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है और कहा है कि वो यूएपीए बेसिकली न्यूज़ क्लिक के जो दोनों एडिटर इन चीफ हैं और उनके 4 हेड हैं, इन दोनों लोगों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी कि यूएपीए को खारिज किया जाए। इस बाबत नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले मनीषा ने जिक्र किया है, आनंद ने, कि किस तरह से पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में जो हत्या हुई थी उस मामले में अदालत ने 4 लोगों को, दिल्ली की एक अदालत ने 4 लोगों को दोषी ठहराया है। अभी इनकी सज़ा का ऐलान नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसले में सीबीआई और ईडी से कहा है कि प्रथम दृष्टया जो है ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ऐसे एविडेंस या पुख्ता सबूत नहीं है कि उन्हें अनिश्चित काल तक के लिए हम जेल में रखें। उनके ज़मानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। अब ईडी का कहना है, ईडी ने समय मांगा और उसने ये कहा है कि पूरी आम आदमी पार्टी को इस मामले में अक्यूज़ बनाया जा सकता है। एक खबर आई है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है और हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स, ये 2 संस्थाएं हैं जिनके एक्स यानी ट्विटर का जो अकाउंट है पूरा, उनको भारत सरकार ने बैन करने का ऐलान किया है। तो ये मोटी मोटा आज हफ्ते की बड़ी बड़ी सुर्खियां थी। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पिछले हफ्ते वो था सेम सेक्स मैरिज को लेकर, जो समलैंगिक विवाह को लेकर संविधान पीठ ने अपना निर्णय आना था। बड़ी उम्मीदें थी कुछ लोगों में और उनको लग रहा था कि शायद इस बार सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरह का निर्णय दे देगी जिसको कि ऐतिहासिक मानते हुए और आगे की उनकी राह खुलेगी। 4-5 कुछ इससे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके जो 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं जल्दी से सामने रखना चाह रहा हूँ और इससे फिर हम बातचीत को खोलेंगे। एक तो सीधे सीधे कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुमत से 5-0 से ये निर्णय किया है कि जो शादी या विवाह का जो मसला है ये फंडामेंटल राइट नहीं है और इसलिए जो सेम सेक्स मैरिज का मसला है वो कोई जो हमारा संविधान है उसके एक तरह से खिलाफ जाएगा अगर हम इस पर कोई निर्णय देते हैं। इसके अलावा 5 जज इस बात पर भी सहमत थे कि 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें बदलाव संभव नहीं है। जो याचिकाकर्ता थे उनका कहना था कि इसमें जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें थोड़ा उसके शब्दावली को बदल के और उसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया जाए ताकि लोगों को आपस में रिश्ते जो उनके हैं उनके उसको बनने में सहूलियत होगी और रास्ता एक खुल जाएगा कि लोग साथ साथ रह सकें कानूनी तौर पर। लेकिन इसमें अदालत ने 5 जजों ने ये कहकर इनकार कर दिया एक बहुमत से कि
इसमें अगर हम किसी तरह का को बदलाव करती है तो उसमें जो इंटरकास्ट मैरिजेज है या इंटरफेथ मैरिजेज हैं, अंतरधार्मिक जो शादियां हैं, उन सब के ऊपर उसका बहुत उल्टा असर होगा, और वो जो हमारे फिर फंडामेंटल राइट्स और वो चीज़ें हैं उसके खिलाफ जाएंगी। और सिविल यूनियन का जो मसला था एक तरह से, उसको 3-2 के वर्डिक्ट से अदालत ने खारिज किया है। 3 जजों का मानना था कि सिविल यूनियन का वो रास्ता नहीं बनता। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें थी, मसलन जिसमें आय का मसला है, पेंशन का मसला है, बहुत सारी इस तरह अडॉप्शन अडॉप्शन का मसला है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि ट्रांसजेंडर्स के लिए मैरिज हाँ, अलाउ होती अलाउ। है। इसके अलावा एक और 5 जजों के बीच जो आम सहमति एक चीज़ को लेकर है, वो नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के अधिकारों को लेकर कि कोई, उन्होंने साफ कहा कि एक हाई पावर कैबिनेट कमेटी बैठे और लेजिस्लेचर यानी कि संसद इस पर कोई कानून बनाए ताकि उससे एक आगे की। अब इसमें एक चीज़ कही जा सकती है, जैसे कुछ दिन पहले जब हमने देखा था एक व्यवस्था, कोर्ट ने यहाँ पर एक तरह से लगता है कि कोर्ट ने हाथ अपना झाड़ लिया कि भाई आप गेंद संसद के पाले में डाल दी। इससे पहले का एक, हालांकि दो चीज़ों के बीच में तुलना जायज़ नाजायज़ हो सकती है कि लगे कि गलत तुलना है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति का जो मसला था, तब एक व्यवस्था दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और सीजेआई ये मिलकर तब तक चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे जब तक कि पार्लियामेंट कोई बिल नहीं बना देती इस बाबत कोई, जो 70 साल 72 साल। तो ये था कि एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच था कोर्ट का कि भाई हमने एक व्यवस्था दे दी है, अब आगे ये व्यवस्था नल एंड वाइड हो जाएगी जब पार्लियामेंट कानून बना देगा। इस मामले में कोर्ट ऐसा करने से बचता रहा, उसने सीधे सीधे गेंद उनके पाले में डाल दी। तो संध्या जी, मैं सबसे पहले आप ही से चाहूँगा कि इस मामले में क्या क्या उम्मीदें थी और क्या क्या लगता है कि कोर्ट ने ठीक किया, कुछ ऐसा आया आपको लगता है कि कोर्ट ने इस मामले में वो बरता है, या उसकी तरफ से कहीं चूक हुई, या एक मौका था, ऐतिहासिक मौका था जो चूक गया? आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक ऐतिहासिक मौका था और हम सब लोग मतलब इतने निराश हैं। मैं खुद के बारे में थोड़ा सा कुछ बोल दूं। मैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग जेंडर एक्टिविस्ट, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी की एक्टिविस्ट भी हूं मैं। तो पिछले साल हम लोग कहते हैं चेंज लीडर, तो मैं एनगूगू कलेक्टिव की एक चेंज लीडर हूँ। और पिछले साल मैंने एक पिटिशन भी फ्लोट किया था कि अलाउ लेस्बियन कपल्स टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, और ये मामला मेरे बहुत दिल के करीब है। और हम लोगों को लगा कि इस वक्त ये वर्डिक्ट जो आएगा वो सही रहेगा हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। तो इतना मतलब शॉक हो गया जब हमने सुना कि अरे ये तो उल्टा ही हो गया, और तो और अडॉप्शन का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और इसके बारे में, इसके कनेक्शन में आपको कुछ बोल दूं, जब मैंने पिटिशन पिछले साल किया था अगस्त में, ऑब्वियसली इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया था। तो अपने देश में अडॉप्शन नॉट अलाउड जब तक शादी आप नहीं कर सकते। ये इतना catch-22 सिचुएशन है। आप हमें शादी करना नहीं अलाउ कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई आप बच्चा नहीं पाल सकते। तो ये कहाँ की जस्टिस है? मतलब या तो आप एक दो दरवाजा खोल दो कि अडॉप्शन पॉसिबल है बिटवीन 2 होमोसेक्सुअल कपल्स, और या तो बोल दो कि शादी अलाउड है और फिर आप बच्चा भी ले सकते हो, गोद ले सकते हो। ये दोनों बाजू से दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए, और ऑफ कोर्स इसके बारे में बहुत दुख भी हुआ। लेकिन मैं आपको मेरी एक सहेली है कोलकाता में, वो भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के, उसने एक बहुत ही अच्छी मतलब कोटेशन दी है कि द वॉर इज ऑफ बट द बैटल इज स्टिल ऑन। मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा, मतलब उसने कहा वॉर इज ऑफ बट द बैटल इज स्टिल ऑन। हम उम्मीद रखेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि सॉरी टू से आज के जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में हैं, उनको इस मामले में उनको कोई भी इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं है। हालांकि वो एक्चुअली इसके विरुद्ध है, ये तो सो ऑब्वियसली है, ऑब्वियस है। और यहाँ पे उन्होंने कन्वीनियंटली बोल दिया कि ये कमेटी है, कमेटी शुरू करो, कमेटी इसके बारे में देखेंगे। ये आपको सच्ची लगता है कुछ होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है। ये सालों साल कोल्ड स्टोरेज में रहेगा, कोई बॉदर भी नहीं करेगा।
अगर कोई सचमुच इसके बारे में कुछ करेगा तो मैं मेरे शब्द वापस ले लूंगी, लेकिन ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं मामला को टालने की बात। और मुझे पर्सनली लगा, शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये ठीक नहीं किया। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाजू में रखकर पार्लियामेंट के ऊपर सौंप दी। पार्लियामेंट के ऊपर सौंप दी तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज थे, आपने भी अभी कहा ये। एक तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर चंद्रचूड़ और बाकी चार जजेस ये भी कर सकते थे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इट कैन बी अ यूनियन अंडर एनी विद एनी टू पीपल, वो कर सकते थे। लेकिन पता नहीं क्यों गट्स नहीं है या क्या है, उन्होंने नहीं किया ऐसे। दूसरी बात ये भी कर सकते थे कि शादी नहीं तो सिविल यूनियन इज अलाउड, वो भी कर सकते थे। और सिविल यूनियन के अंदर आप अडॉप्ट भी कर सकते हो, ये भी कर सकते थे। तो फ्रैंकली मुझे बहुत ही मतलब दुख हुआ कि उन्होंने ये कुछ किया ही नहीं और ये कह दिया कि मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। उससे भी दरवाजा बंद हो गया कि मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। फिर उन्होंने ये भी बोला कि एलजीबीटी कम्युनिटी कैन नॉट मैरी। इतना मतलब दरवाजा बिल्कुल सील कर दिया, ऐसे समझो। ठीक बात। तो मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं है। ठीक बात। हाँ। संध्या जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हृदय बोल रहा हूँ। दो चीज़ें एक हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए क्लियर कर दें, क्योंकि सबको हो सकता है पता ना हो कि मैरिज और सिविल यूनियन जो है उसमें क्या डिफरेंस है। और दूसरा, आपको क्यों लगता है, बिकॉज यू आर स्पीकिंग वेरी पैशनेटली, कि क्या वजह है, क्योंकि सारे जज बड़े प्रबुद्ध हैं, दे आर वेरी लर्नेड एंड दे आर वेरी तो ये क्या वजह है कि जब 30 से ज़्यादा देशों में ये अलाउ है तो उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया और ये बात विधायिका पर डाल दी। ठीक बात। हृदय का ये सवाल है, इसका जवाब जानने के लिए आपको इस पूरे पॉडकास्ट को सुनना होगा। ये पॉडकास्ट जारी रहेगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप चर्चा को सुनते हैं वहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।